Gentlemen, Earl of Marrington, Marquis Richard Wellesley, गवर्नर जनरल ईस्ट इंडिया कंपनी तशरीफ ला रहे हैं। General Harris, Acting Governor of Madras, Commander of British Army, Karnataka. How do you do, sir? General Harris. General Stewart, Commander of British Army, Bombay. General Stewart. General Baird, Division Commander and expert on Mysore affairs. General Baird. जनरल फ्लॉयड, एक तजुर्बेकार ऑफिसर, इन्होंने टीपू सुल्तान से कई जंगें लड़ी हैं। General Floyd. आइए gentlemen, please. सर, तशरीफ रखिए। कर्नल वेल्सली मेरे छोटे भाई और आप इन्हें जानते हैं, मेजर किर्कपैट्रिक मेरे सेक्रेटरी। जेंटलमैन, आप चारों तजुर्बेकार और कामयाब जनरल हैं। हमने आपको एक खास मकसद से यहां एक साथ तलब किया है। मेरे पेशरो गवर्नर जनरल सर जॉन शोर की नरम मिजाजी की वजह से हिंदुस्तान में अंग्रेज कौम की तरक्की को जबरदस्त धक्का लगा है। जेंटलमैन, आपको याद रखना चाहिए कि जब तक टीपू सुल्तान को रास्ते से नहीं हटाया जाएगा, अंग्रेज हिंदुस्तान पर कब्जा नहीं कर पाएंगे। आप लोग अपने अपनी फौजों को हर वक्त चौकस रखिए। प्राइम मिनिस्टर पिट ने खास तौर पर यह पैगाम भेजा है कि टीपू सुल्तान को जल्द से जल्द खत्म कर दिया जाए। क्या आपने किसी बड़ी जंग का प्लान तैयार किया है? शायद हमें किसी बड़ी जंग की जरूरत पेश ना आए, क्योंकि टीपू सुल्तान के वजीरों और सिपहसालारों में हमारे बहुत से वफादार हैं। ये टीपू के गद्दारों और हमारे वफादारों की फहरिस्त है जो हमें सर जॉन शोर से विरसे में मिली है। मीर सादिक को ईस्ट इंडिया कंपनी ने मैसूर का बादशाह बनाने का वादा किया है। कमरुद्दीन खान को गोरम कुंडा की जागीर बख्शी जाएगी। शास्त्री सैयद मोइनुद्दीन, बदरुज़्ज़मा और सुंदरलाल को भारी इनाम और इकराम से नवाजा जाएगा। फिर अंग्रेजों के हाथ क्या आएगा? ये सिर्फ वादे हैं, और अगर किसी वजह से उन्हें पूरा भी करना पड़ा तो पहले कंपनी के फायदे का ख्याल रखा जाएगा। आप लोग अपने अपने मरकज पर वापस जाएं और जंग की मंसूबाबंदी करें, और आइंदा जब भी जरूरत होगी तो हम आपको तलब कर लेंगे। ऐसे हुक्म कासिदों के जरिए नहीं भेजे जा सकते। अब हमें हर काम निहायत होशियारी और राजदारी से करना है। कौन है? किर्कपैट्रिक, योर एक्सीलेंसी। आप यहां आधी रात को? कोई खास बात? यस योर एक्सीलेंसी। आइए।
इंटेलिजेंस ने ये कागजात इस मैसेज के साथ भेजे हैं कि वक्त और जगह का ख्याल के बगैर आप तक फौरन पहुंचा दिए जाएं। तशरीफ रखिए। ये नेपोलियन बोनापार्ट का खत है जो उसने टीपू सुल्तान को लिखा है। हमारे जासूस ने ओमान में इसे हासिल कर लिया और हमारे पास फौरन भेज दिया। इसके साथ हिंदुस्तानी और अंग्रेजी तर्जुमा भी है। बोनापार्ट मेंबर ऑफ नेशनल पार्लियामेंट ऑफ फ्रांस की जानिब से शेर मैसूर टीपू सुल्तान के नाम। अंग्रेजों की जबरदस्त फौजी तैयारियों के मुकाबले में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर जंग की तमन्ना लिए एक अजीम लश्कर के साथ रेड सी के किनारे पर हमारी आमद की खबर आप तक पहुंच चुकी होगी और हमारी आपसे गुजारिश है कि इन सब का ख्याल आप हमेशा रखें। आपसे ये गुजारिश है कि आप बराह मस्कत व मक्का अपने हालात की फौरन इत्तला दें। मेरी एक ये भी ख्वाहिश है कि आप अपने किसी काबिल, समझदार और भरोसे के लायक सफीर को काहिरा रवाना फरमाएं ताकि मैं उससे हिंदुस्तान के हालात पर बातचीत कर सकूं। दुनिया के परवरदिगार से दुआ है कि आपकी ताकत बढ़ाएं और कामयाब करें और आपके दुश्मनों को बर्बाद करें। नेपोलियन बोनापार्ट, काहिरा। टीपू सुल्तान ने नेपोलियन से दोस्ती नहीं की, अपनी मौत से हाथ मिलाया है, अपनी बर्बादी और तबाही को दावत दी है, अंग्रेजों के गैज़ और गज़ब को ललकारा है। खत से तो ये पता नहीं चलता कि टीपू सुल्तान ने नेपोलियन को हिंदुस्तान बुलाया है। ना सही, लेकिन अंग्रेजों के दुश्मन से टीपू की दोस्ती इतना बड़ा जुर्म है जिसे अंग्रेज कौम कभी माफ नहीं कर सकती। मॉरिशस में फ्रांसीसी गवर्नर जनरल के पास टीपू सुल्तान ने एक तिजारती वफ्द भी भेजा था। हम इसे तिजारती नहीं, सियासी समझते हैं। हम टीपू पर हमला करने का हक हासिल कर चुके हैं। कर्नाटक और मुंबई की फौजों को हुक्म भेज दिया जाए कि मैसूर की सरहद पर जमा हो जाए। यस सर। हमारे मद्रास जाने का बंदोबस्त किया जाए। सर। हकदारे जहां बानी, नूर चश्म सुल्तानी, वली अहद सल्तनत, शहजादा फतेह हैदर बहादुर, शहजादा अब्दुल खालिक, शहजादा महिउद्दीन तशरीफ ला रहे हैं। हुजूर पुरनूर शेर मैसूर हजरत टीपू सुल्तान दरबार आम में जलवा अफरोज हो रहे हैं। सुल्तान की खिदमत में नए गवर्नर जनरल लॉर्ड वेल्जली का खत पेश है। पेश किया जाए। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया अर्ल ऑफ मारिंगटन रिचर्ड वेल्जली की जानिब से शेर मैसूर टीपू सुल्तान की खिदमत में आलिजा आपको खबरदार किया जाता है कि आपने मॉरिशस के फ्रांसीसी गवर्नर जनरल के जरिए फ्रांस के सिपा सलार नेपोलियन बोनापार्ट से अंग्रेजों के खिलाफ खुफिया ताल्लुकात कायम कर लिए हैं और उन्हें हिंदुस्तान में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ अपने साथ मिलाकर जंग करने की दावत भी दी है। आपकी इन नामुनासिब कोशिशों का तहरीरी सबूत हमारे पास है। आपसे दोस्ताना गुजारिश है कि आप
इन कोशिशों से बाज आएं, वरना आपकी इस अंग्रेज दुश्मनी का जो नतीजा होगा उसके तमाम तर जिम्मेदार आप होंगे। हमें आपसे इस सिलसिले में जवाब की जल्द से जल्द उम्मीद है। फकत आपका दोस्त वेल्जली। ये सरासर झूठ है, इल्जाम है, तहमत है, ये खुली हुई धमकी है। अगर वेल्जली हमसे जंग करना चाहता है तो हमने भी कभी किसी ललकार को नजरअंदाज नहीं किया। हम एक आजाद और खुद मुख्तार बादशाह हैं। हम अपनी मर्जी के मालिक हैं। सुल्तान की जुबान से निकला हुआ हर लफ्ज कानून है। सुल्तान लाट साहब को लिखवा दें कि आपको हमसे जवाब तलब करने का क्या हक है। हम जो चाहे करें। जवाब दिया जाए या न दिया जाए, जंग होके रहेगी। हम जानते हैं जिनके दिलों में बुराई होती है वो शरारत के लिए हजारों बहाने ढूंढ लिया करते हैं। हम जंग के लिए हर वक्त तैयार हैं। बेशक, मगर हम चाहते थे कि बाकी जिंदगी सल्तनत खुदादाद की बहाली में सर्व करें। जो इलाके गुज़िश्ता लड़ाइयों में बर्बाद हो गए हैं उन्हें सुधारें। जो इलाके बर्बादी से बच गए हैं उन्हें और तरक्की दें। और इस काम में हमें कामयाबी भी बहुत मिली है। अगर जंग के बादल हमारे सर पर मंडला रहे हैं तो हम भी मैदान जंग में पले बड़े हैं। हमारे मजबूत इरादे के सामने जंग टल सकती है। हम धमकी सुनकर खामोश नहीं रह सकते। जानिसार सर से कफन बांधे खड़े हैं। सुल्तान हुक्म फरमाए। अगर ये जंग होगी तो ये जंग हमारी जिंदगी की आखिरी जंग होगी। आखिरी सिपाही और आखिरी गोली तक होगी। शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल की जिंदगी से बेहतर है। तमाम छावनियों को खबरदार कर दिया जाए। एक एक सिपाही जंग के लिए तैयार हो जाए। आप लोग अपनी अपनी फौजों के साथ उन रास्तों को रोक ले जिन रास्तों से दुश्मन श्रीरंगपट्टनम की तरफ पेशकदमी कर सकता है। तशरीफ रखिए। जनरल हैरिस, हम आपकी फौजी तैयारी से खुश हैं। हम आपको मुबारकबाद पेश करते हैं। हमारा सीना फख्र से फूल गया है, सर गुरूर से ऊंचा हो गया है। आपकी तैयारी लॉर्ड कॉर्नवालिस से कई गुना ज्यादा है। थैंक यू योर एक्सलेंसी। मेरी मेहनत तो कामयाबी के बाद वसूल होगी सर। बेशक, कामयाबी हमारे कदमों में है। टीपू सुल्तान के साथ जमीन के कुछ टुकड़ों या सोने चांदी के चंद सिक्कों पर सौदा नहीं किया जाएगा। ना ही उनके बच्चों को यरगमाल बना के रखने पर मामला खत्म होगा। हमें टीपू सुल्तान की जिंदगी चाहिए। उनकी सारी सल्तनतें खुदादाद चाहिए। यकीनन। जनरल हैरिस, आप अपनी फौज के साथ बिलौर से श्रृंगपट्टनम की तरफ पेशकदमी करें। सुल्तान के लश्कर में उनका हर गद्दार हमारा वफादार है, जो हमारी मदद के लिए एक बड़े लश्कर से कम साबित नहीं होगा। हम उनमें से बहुतों के साथ राब्ता कायम कर चुके हैं। हमारी पेशकदमी के साथ वो भी अपना काम शुरू कर देंगे। बहुत खूब। जनरल स्टुअर्ट भी अपने लश्कर के साथ मलबार होकर वेस्टर्न घाट को पार करके श्रृंगपट्टनम की सिमत बढ़ रहे हैं। कर्नल वेल्सले हैदराबादी फौज की कमान संभाल चुके हैं। इन दोनों की खबरें हम तक और हमारी खबरें उन तक बराबर पहुंच रही हैं। अब हमें सिर्फ नाना फडणवीस के जवाब का इंतजार है।
अंग्रेजों ने हमें फिर टीपू सुल्तान के विरुद्ध संगठन में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया है। आप लोगों के क्या विचार हैं? मेरा विचार तो आप जानते ही हैं। आपकी कृपा से अगर हम लोग भी जान जाएं तो बेहतर है। दौलत राव जी, परशुराम भाऊ इस संगठन में एक बार फिर सम्मिलित होना चाहते हैं। इसलिए कि ना इसमें कोई भय है और ना हानि, परंतु इसमें कोई मान सम्मान भी नहीं है। अपने ही भाई के विरुद्ध विदेशियों का साथ देकर पहले ही हमने कौन सा नाम कमा लिया है, जब और कमा लेंगे। यदि हम जरा चूक जाते और टीपू सुल्तान के बेटों को दावा ने जंग की रकम की जमानत के बदले अपने पास रख लेते, तो हमारे मुंह पर ऐसी कालख लगती जो इतिहास के पन्नों तक फैल जाती, जिसे धोने के प्रयास में हिंद महासागर का सारा पानी काला हो जाता। नाना साहब के विचारों से मैं सहमत हूं। जो भूल एक बार हो चुकी उसे दोहराना नहीं चाहिए। हमें टीपू सुल्तान का साथ देना चाहिए, जो वीर हैं, जो हिंदुस्तान की पवित्र भूमि से अंग्रेजों को निकाल बाहर कर देना चाहते हैं, जो हिंदुस्तान के सच्चे सपूत हैं। जब हरिपंत जी उनके विरोधी संगठन में सम्मिलित हुए थे, मैंने उस समय भी उनका विरोध किया था। आप लोगों की किसी भी बात से मुझे इनकार नहीं, लेकिन आने वाला समय यह पुकार पुकार कर कह रहा है कि जो भी अंग्रेजों के विरुद्ध विचार रखेगा वो कभी भी पनप नहीं सकेगा। जो अंग्रेजों से हाथ मिला लेगा वही हिंदुस्तान में सर उठाकर जी सकेगा। यही वो ज्ञानधारा थी जिसने पहले युद्ध में हरिपंत जी को सम्मिलित करवाया था, और उन्होंने जो कुछ भी किया था वो नाना साहब की आज्ञा से किया था। हाँ, और इस पर हमारा शीश अब तक झुका हुआ है। हम उसे और नहीं झुकाना चाहते। उस युद्ध का अंत जिस प्रकार हुआ वो सारे विश्व के लोगों की नजर में शर्मनाक है। जो होलकर जी ने कहा मैं भी वही कहता हूं। हमें टीपू सुल्तान के साथ संगठित हो जाना चाहिए। नाना साहब की आज्ञा की देर है। मेरा लश्कर टीपू सुल्तान के लश्कर से जा मिलने के लिए तैयार है। तुकोजी राव, राजनीति में कोई भी फैसला भावना के आधार पर नहीं किया जाता। उसके लिए बहुत सोच विचार से काम लेना पड़ता है। आप सब लोग बलवान हैं, बुद्धिमान हैं, अनुभवी हैं, राजनीति को अच्छी तरह से समझते हैं। हमें इस सभा से आज कोई ना कोई निर्णय लेकर ही उठना है। अवश्य। आप लोग हमारा निर्णय तो जानते ही हैं। हम उस लड़ाई में भी अंग्रेजों का साथ देने पर अप्रसन्न थे। सिर्फ आपकी और हरिपंत जी की इच्छा का पालन किया था। इस जंग में परशुराम जी को भी आपकी इच्छा का पालन करना चाहिए। सिंधिया साहब, नाना साहब की इच्छा की सत्यता का ज्ञान तो मुझे और हरिपंत जी को उसी युद्ध के समय ही हो गया था, किंतु उसे अधूरा छोड़ना आत्महत्या करने के बराबर था। इसीलिए मैंने और हरिपंत जी ने इस कार्य को पूरा किया। इस समय मैं पूरी तरह नाना की इच्छा का पालन करूंगा। इस युद्ध में मराठा कौम अंग्रेजों का साथ नहीं देगी। हरिपंत जी भी इन विचारों से सहमत होंगे। यह सही निर्णय है, जबकि हम जानते हैं इसके लिए हमें भारी मूल्य चुकाना पड़ेगा। अगर अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान को पराजित कर लिया तो उसके बाद उनका पहला वार हम ही पर होगा। हो सकता है हम उस वार को सह न पाएं। कुछ भी हो, हम टीपू सुल्तान के विरुद्ध अब तलवार नहीं उठाएंगे। आज हमें जितनी प्रसन्नता प्राप्त हुई है उतनी कभी नहीं हुई। हमने अपने जीवन में जितने निर्णय लिए हैं उन सब में आज का निर्णय सर्वश्रेष्ठ है। मान मर्यादा के लिए कुछ खोना भी पड़े तो ये सौभाग्य की बात है।
राजा, हाँ, खैरियत तो है? जान की अमान, बेवक्त जगाने के लिए जानिसार माफी चाहता है। कहो, कोई अहम खबर है? जी हाँ, बहुत अहम खबर है। फिरंगियों का लश्कर 3 तरफ से सिरंगापटना की तरफ बढ़ रहा है। एक तरफ से जनरल फ्लाइट की कमान में, उसके साथ जनरल बेयर्ड और जनरल हैरिस भी हैं। दूसरी तरफ से जनरल स्टीवर्ट की कमान में, और तीसरी तरफ से हैदराबादी फौज कर्नल वेल्जली के सिपा सलारी में है। कैसा स्टोर है? फिरंगियों ने किला चारों तरफ से घेर लिया है। या अल्लाह, मेरे वतन और मेरी सुहाग की हिफाजत फरमा। हुजूर पुरनूर शेर मैसूर तशरीफ ला रहे हैं। क्या फिरंगी यहाँ तक पहुँच गए हैं? हाँ सईदा बेगम, कुछ गद्दारों ने फिर से उन्हें हमारे दरवाजे तक पहुंचा दिया है। इस बार उनकी ताकत पहले से कई गुना ज्यादा है। फिर अब क्या होगा? जो खुदा चाहेगा। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर। खुदा की मर्जी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता। हम आपसे रुखसत होने आए और बताने भी। मुकाबला बड़ा सख्त भी है और तवील भी। खुदा जाने आपसे फिर तो मुलाकात होगी। जंग खत्म होने तक हम बुर्ज पर रहेंगे। आप अपना और बच्चों का ख्याल रखिएगा। आप ऐसा क्यों फरमा रहे हैं? मेरा तो दिल घबरा रहा है। आपने हमसे कभी एक वादा किया था। मुझे अपना वादा याद है। मोहब्बत फर्ज के रास्ते की दीवार नहीं बनेगी। वतन की हिफाजत फर्ज है, लेकिन उसके लिए अपनी जान की हिफाजत भी जरूरी है। खुदा की हिफाजत में देने के बाद आपको और कुछ नहीं कहना चाहिए। हक की हिमायत और वतन की हिफाजत का शर्फ खुदा नसीब वालों को ही बख्शता है। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। क्या खबर है? सर, हमारी फौज मैसूर की सरहदों में
कई तरफ से अंदर दाखिल हो चुकी हैं और बड़ी तेजी से आगे बढ़ रही हैं। उन्हें किसी भी जगह किसी रुकावट का सामना नहीं करना पड़ा। बहुत खूब। यलामंगलम, सिद्धेश्वरा, सद्दापुर और कई दूसरे किले तलवार की बजाय अशरफियों से फतह किए जा चुके हैं। यह बहुत अच्छी खबर है। किर्कपैट्रिक, तमाम जनरल को हुक्म भेज दिया जाए कि श्रीरंगपटना तक तलवार से कम और दौलत से ज्यादा काम लें। तलवार सिर्फ एक नस्ल पर फतह पाती है, लेकिन दौलत कई नस्लों तक अपना असर दिखाती है। इसलिए तलवार दिखाते रहें और दौलत बहाते रहें। हुजूर का यह हुक्म बहुत जल्द तमाम जनरल्स तक पहुंच जाएगा। श्रीरंगपटना में दौलत और तलवार दोनों का भरपूर इस्तेमाल करना है, क्योंकि इसमें जरा सी भी कमी अंग्रेजों के कदम हिंदुस्तान की सरजमीन से हमेशा हमेशा के लिए उखाड़ सकती है। यस सर। हमें इस जंग में सुलह किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं। मुझे यकीन है कि यह जंग टीपू सुल्तान की जिंदगी की आखिरी जंग साबित होगी। मुमकिन है टीपू सुल्तान के बाद उठने वाली आंधी में कई पेड़ उखड़ जाएं, कई इमारतें ढह जाएं, लेकिन बड़े से बड़ा तूफान भी यूनियन जैक को हिंदुस्तान पर लहराने से रोक नहीं सकेगा। सिर्फ टीपू सुल्तान ही हमारे रास्ते का ऐसा भारी पत्थर है जिसे ठोकरों से किनारे नहीं लगाया जा सकता। हमारी फौजों की तादाद, महारत, हौसला, तजर्बा और सबसे बढ़कर टीपू के गद्दारों की हमसे वफादारी हमारी कामयाबी की जमानत है। अगर जहाज के तले में होने वाला सुराख पानी के जोर से बढ़ता नहीं रहता तो जहाज जल्दी नहीं डूबता। हमने टीपू के लश्कर में अपने वफादारों की उम्मीदों और तमन्नाओं के सिलसिले को लंबा कर दिया है। मुर्दा कौमें जिंदा कौमों की जागीर होती है। ये उन गद्दार और नमक हराम किलेदारों की फेरिस्त है जिन्होंने बगैर जंग किए अंग्रेजों के सामने हथियार डाल दिए। लेकिन हाशिम खान ने तो कल ही उनमें से 4 को रसद रवाना की है। ये रसद किसके लिए रवाना की गई है? अंग्रेजों के लिए? सुल्तान को हाशिम खान से जवाब तलब कर लेना चाहिए और उसे बर्खास्त करने में ही सल्तनत खुदादाद के हक में बेहतरी है। कल सुबह की नमाज के बाद हाशिम खान को हाजिर किया जाए। गुलाम फौरन सुल्तान का हुक्म बजा लाएगा। कौन हो तुम? सुल्तान मुराद अली बेग, सिद्धापुर का नायब किलेदार। हमारे किलेदार शंभू ने किला अंग्रेजों के हवाले कर दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। परवरदिगार, इसके रूह को जन्नत में जगह अता फरमा। अगर सब लोग ऐसे ही वफादार हों तो हिंदुस्तान को कभी किसी से कोई खतरा नहीं होता। मगर अफसोस, इस बदनसीब मुल्क की तकदीर में गद्दारों की बहुत लंबी फेहरिस्त है। हम गद्दारों की भीड़ में इस वफादार को अपना सलाम पेश करते हैं।
का लश्कर इसी तरफ आ रहा है। हमें हमले के लिए तैयार हो जाना चाहिए। हुजूर, क्या हुक्म है? अभी इंतजार करो। हुजूर, अब तो दूरबीन की भी जरूरत नहीं। दुश्मन का लश्कर साफ नजर आ रहा है। आने दो। सरदार, दुश्मन का लश्कर हमारी आंखों के सामने से गुजर रहा है और हम हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। अभी यूं ही खड़े रहो। जी? सिपा सालार मैं हूं या तुम? जी आप। फिर तुम ये क्यों नहीं समझते? मैं अपनी फौज के एक एक सिपाही की जिंदगी और मौत का जिम्मेदार हूं। कब लड़ना है, किससे लड़ना है, कहां लड़ना है, मुझे बहुत सोच समझ कर फैसला करना होगा। अगर हमने इस लश्कर का रास्ता नहीं रोका तो ये श्रीरंगापटना तक पहुंच जाएगा। पहुंच जाने दो। मैं समझा नहीं सरदार। सब समझ जाओगे। मुबारक हो सुल्तान। सिपा सलार कमरुद्दीन खान ने जनरल स्टीवर्ट के लश्कर को तहस नहस कर डाला। सैयद साहब मोइनुद्दीन की क्या खबर है? उन्होंने सुल्तान पेट तोपे पर अंग्रेजी लश्कर को रोक लिया है। घमासान का रन पड़ा है। हमारी फौजों का हौसला हमेशा की तरह बुलंद है। अगर यूं ही जमामर्दी से काम लिया तो इंशाअल्लाह कामयाबी हमारी होगी। दूसरे मोर्चों की क्या खबर है? जहां जहां से खबरें आएंगी फौरन सुल्तान की खिदमत में पहुंचा दी जाएंगी। हैरतनाक बात यह है कि इन हालात में भी इस आदमी के चेहरे पर गौर और फिक्र या परेशानी की कोई अलामत नहीं। ये शख्स हमेशा सुनहरे ख्वाब दिखाता है और असल बात छुपाता है। मैंने तो इस आदमी पर कभी एतमाद ही नहीं किया। ये निहायत शातिर इंसान है जो बेवकूफी की अदाकारी करके हमें फरेब देना चाहता है। हमें अपनी आंखें खुली रखना होगी। वो देखिए, ये फौजें सैकड़ों कोस से हमारा इलाका रोंदती हुई हमारे दरवाजे तक किस तरह पहुंची। अपनों की गद्दारी की वजह से, जिनकी बहादुरी पे हमें नाज था, वो दुश्मन के सामने हथियार डाल रहे हैं। जिन्हें हमने जिम्मेदारियां सौंप रखी थी वो हमें झूठी खबरें पहुंचाते रहे। सुल्तान सच फरमाते हैं। हम महसूस कर रहे हैं हुकूमत की हवस रखने वाले अपने रहबर की जिंदगी खत्म करके हिंदुस्तान को जरूर अंग्रेजों का गुलाम बना देंगे। मैंने किसी भी खतरे के समय आपके यहां से निकल जाने का
पूरा पूरा प्रबंध किया। हम यहीं रहेंगे। हमारे हजारों वफादारों ने हमारे हुक्म पर इस सरजमीन की हिफाजत में अपनी जानें दी है। हम उनसे बेवफाई नहीं कर सकते और न कभी उनके खून की सुर्खी फैला सकेंगे। पुरना साहब, टीपू इस जमीन की हिफाजत करते हुए शहीद हो जाएगा, लेकिन इसे छोड़कर नहीं जाएगा। मगर हम चाहते हैं आप जरूर चले जाएं। जिसने अपना सारा जीवन नवाब हैदर अली साहब बहादुर और अपने सुल्तान की सेवा में काट दिया, वो इस वक्त कैसे मुंह मोड़कर चल सकता है? नहीं सुल्तान, मैं यही आप ही के चरणों में अपने प्राण त्याग दूंगा। अगर हम जिंदा रहे तो आपको बुला लेंगे, वरना हमारे बाद जो हमारी जगह ले उसे आप हिंदुस्तान की आजादी और इस मुल्क में आपसी मेल जोल बनाने का रास्ता दिखाएं। नहीं सुल्तान, मैं आपका दामन छोड़कर नहीं जाऊंगा। मैं आपको सुल्तान की हैसियत से हुक्म देता हूं, आप यहां से चले जाएं। पर मैं ऐसा जिंदगी से ज्यादा है मकसद होता है। जिंदगी बचे न बचे, मकसद बचना चाहिए। भगवान और सुल्तान के आदेश को ठुकराने वाला अभागी होता है। आपकी आज्ञा का पालन करना ही पड़ेगा। तशरीफ रखिए। अगर आप लोग न जानते हो तो ये जान लीजिए कि पुरनैया साहब अब इस किले में नहीं है। क्या वो खुदा न खुदा रखे अभी सही सलामत है। तो क्या आप बता सकते हैं वो इस वक्त किले में क्यों नहीं है? वो खुद ही ये जानते होंगे या सुल्तान को इसका इल्म है। क्या उन्हें ऐसे सख्त वक्त में किला छोड़कर जाना चाहिए था? आपके सवाल का जवाब वही दे सकते हैं।
बाहुक्म सुल्तान पुरनैया साहब की जिम्मेदारियां भी अब हमने संभाल ली है। जो लोग उनके मातहत थे अब हमारे मातहत हैं। बगैर हमारे हुक्म के किसी भी महाज पर कुछ नहीं किया जा सकता। एक बात और, हम पुरनिया साहब के बनाए हुए तरीके जंग में बहुत सी तब्दीलियां करने वाले हैं। किस किस्म की? फजर की नमाज के बाद ऐलान कर दिया जाएगा। आप सबको बगैर किसी बहस या एतराज के उन्हें कबूल कर लेना होगा। इन अहकाम पर अमल करने में जो जरा भी हिचकिचाएगा वो बदतरीन सजा पाएगा। क्या इन तब्दीलियों में हम लोगों के ओहदों को घटाना, बढ़ाना या मोर्चों से हटाना भी शामिल है? मुमकिन है ऐसा भी किया जाए, लेकिन आप लोगों को यह ना भूलना चाहिए कि किसी भी मातहत को अपने अफसर से सवाल करने का हक नहीं होता। आप लोग जा सकते हैं। अजीब बात है, ऐसे वक्त में सुल्तान का साथ छोड़कर पुरनैया साहब कहां चले गए? मुमकिन है सुल्तान ने ही उन्हें कहीं भेजा हो। कुछ भी हो, सुल्तान लाख कहें कि कहीं चले जाओ, लेकिन क्या यह भी तो हो सकता है कि इसमें कोई सियासी मसलियत हो या किसी खुफिया काम से बाहर गए हो। यह भी तो हो सकता है अंग्रेजों से मिल गए हो और ऐन वक्त पर साथ छोड़ दिया हो। यह बात अपनी समझ से दूर है। पुरनैया साहब कहां गए, क्यों गए, किसने भेजा, उन्हें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, ये तमाम बातें काबिल गौर हैं। देखना तो ये है अब नए अहकाम क्या मिलते हैं जिन पर हमें अमल करना है, और जरा भी भूल चूक की तो उसकी हमें बड़ी बदतरीन सजा भुगतनी होगी। आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मीर सादिक साहब से मुलाकात करना है। कौन हो तुम? खाकसार को मीर नदीम कहते हैं। सुल्तान महल के मुहाफिज दस्ते का दारोगा हूं। 8-10 दिन हुए लक्ष्मण राव की जगह पर मुकर्रर हुआ हूं। तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ अपना फर्ज पूरा करो। मीर सादिक साहब से काम था, इसलिए हाजिर हुआ हूँ, मगर वो शायद मसरूफ हैं। आप जरा सिफारिश कर दीजिएगा तो। इन हंगामी हालात में छोटे मोटे और जाती कामों के लिए बड़े आदमियों को वक्त न जाया किया करो। जाओ अपना काम करो, जाओ। आता बाग के मोर्चे से सैयद गफ्फार को हटाकर शास्त्री को किसने मुकर्रर किया? मैंने, और किसने? क्यों? सैयद गफ्फार की महल में जरूरत थी। वो एक बहादुर और दिलेर सिपह सालार है। मीर सादिक साहब, बहादुर और दिलेरों की जरूरत महल में नहीं मोर्चों पर होती है। महल की निगहबानी के लिए और बहुत से लोग हैं। बाग का मोर्चा बहुत अहम है। वहां तजुर्बेकार सरदार चाहिए, निकम्मा नाकारा शास्त्री नहीं। उसे वापस बुलाकर सैयद गफ्फार को वहां भेजिए। बाबा गाजी खां,
किस मोर्चे पर कौन सा सिपह सलार भेजना है, ये मुझे तय करना है, आपको नहीं। मैं समझता था ये इख्तियार सिर्फ सुल्तान को है। उन्हीं के हुक्म से अब ये इख्तियार मेरे हाथ में है। ठीक है, मैं अभी सुल्तान से कहकर तुम्हारा फैसला बदलवाता हूं। बाबा गाजी खान, सुल्तान तक जाने की क्या जरूरत है? मैं भला आपकी बात टाल सकता हूं? आप सुल्तान के उस्ताद हैं, नवाब हैदर अली मरहूम के बचपन के साथी हैं, सल्तनत खुदादाद कायम करने वालों में से एक हैं। नाम ही के नहीं, किरदार के भी गाजी हैं। मैं आपका एहतराम करता हूं, आपके हुक्म पर अमल करना अपनी खुशकिस्मती जानता हूं। सैयद गफ्फार को महताब बाग के मोर्चे पर वापस भेज रहा हूं। शुक्रिया। एक काम की बात और। क्या है? आज लक्ष्मण राव को फिरंगी लश्कर में देखा गया है। मीर सादिक साहब, ऐसा सच ना बोलिए जिसका यकीन किसी को ना आए। मैं अभी सबूत पेश करता हूं, आप तशरीफ रखिए। हम वो सबूत जरूर देखना चाहेंगे जिससे झूठ सच बन जाए। अभी हाजिर हूं। लक्ष्मण सेना बनाने वाला लक्ष्मण राव फिरंगियों के लश्कर में नामुमकिन है। लक्ष्मण राव सुल्तान का गद्दार है। हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं, कभी नहीं हो सकता। नमखराम, तेरा अंजाम बहुत बुरा होगा, बहुत बुरा होगा। इस वफादार की मौत सुल्तान से छुपाई नहीं जा सकती। इसका जनाजा तैयार कर दिया जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हजारों बहादुरों के एक बहादुर
जिस पर लाखों वफादार कुर्बान हो जाए। गाजी बाबा ने जुनूबी फसील के पास सुल्तान पर अपनी जान निछावर कर दी। मरहूम दुश्मन के गोले की जद में आ गया। गाजी बाबा, आप खुश नसीब हैं। खुदा ने मैदान कारजार में शहादत की नेमत अता फरमाई। परवरदिगार सल्तनत खुदादाद के इस नुकसान को बर्दाश्त करने की तौफीक अता फरमा। इस बहादुर सिपहसालार की मैयत तलवारों के साए में उठाई जाए। इसे दोस्त और दुश्मन दोनों की तोपें सलामी पेश कर रही है। ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष षष्ठी तिथि को सुल्तान के लिए मृत्यु कारक योग है। इसके लिए हमें कोई उपाय करना होगा। अवश्य अवश्य। माय लॉर्ड, आपकी बेगुनाही की कसम, टीपू सुल्तान बिल्कुल बेगुनाह है, बेकसूर है। उन्होंने तो अंग्रेजों से कभी दोस्ती ही नहीं की, फिर दुश्मनी किस तरह कर सकते हैं? वो तो सिर्फ अपने वतन, अपनी इज्जत और अपनी आज़ादी की हिफाजत कर रहे हैं, अपने मुल्क का भला चाहते हैं, इंडिया और इंडियंस की तरक्की चाहते हैं। लेकिन मेरी कौम उनकी जान की दुश्मन हो गई है। अंग्रेज उनकी आज़ादी, उनका वतन उनसे छीन लेना चाहते हैं। आप उनकी हिफाजत फरमाइए, उनकी हिफाजत फरमाइए, उनकी मदद कीजिए। हेल्प हिम, प्लीज हेल्प हिम। आमीन। शैलावदेहं धनुजबन कृशानुनं ज्ञानिनां गगण्यं सकलगुणनिधानं वारणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। सुल्तान का धन्यवाद कि एक पंडित की प्रार्थना स्वीकार कर ली और यहां पधारने का कष्ट किया। शुभ चिंतक ने केवल यह बताने के लिए सुल्तान को कष्ट दिया है कि ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष षष्ठी की तिथि सुल्तान के लिए बहुत ही अशुभ और अनिष्टकारी है।
इसे शुभ बनाने के लिए क्या किया जा सकता है? हवन और दान से संकट दूर होते हैं सुल्तान। बालकृष्ण, हवन के लिए जो आवश्यकताएं हो उन्हें फौरन पूरा किया जाए। जो हुक्म सुल्तान। सुल्तान की कठिनाइयां दूर हो, भगवान सुल्तान को विजयी बनाए। अर्ज यह है कि सुल्तान के चाहने वालों को फाल देखने से पता चला है कि माह ज़िक़ात की 28 तारीख मुताबिक 4 मई नामुबारक है। सुल्तान उस दिन लश्कर से अलग ना रहे और किले से बाहर ना जाए। उस दिन की नहुसत दूर करने के लिए क्या रास्ता है? खुदा की राह में सदका देने से बलाएं दूर होती हैं। राजा खान, जो मौलाना फरमाते हैं वो किया जाए। जो हुक्म। रज़ाए मौला बरहम औला।